चिकाई कि मुझे सालियों गढ़वाली एक शब्द भी नहीं आता था उस समय कि मेरे लिए बॉलीवुड से जहाँ सच में ऑफ़र आई थी। जो छाँव ये थोड़ा मैंने पर्सनल हो ले गया। मेरे वो शब्द लगाई लद्दाख के लिए जो इतना बड़ा छाँव था, दिले इतना महँगा था। मेरे उन्होंने कहा ये किसने बोला इतना अच्छा? Sammling du checkst mich, ich stehe nicht ohne Pi, es geht so dumm पहाड़ के हर गांव, हर घर में एक आवाज़ हमेशा गूंजती है। आप चाहे कुमाऊं से हों, गढ़वाल से हों या फिर जौनसार से हो, आपने वो आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। उन्होंने जब नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ गीत गाए तो कई लोगों को अपना बिछड़ा प्रेम याद आया। तो कई बार उन्होंने अपने सुरों से विदेश में रहने वाले लोगों को अपने पहाड़ वापस बुलाया। जब वो प्रीतम बर्तमान जी के साथ सुर मिलाती हैं तो सरुली और राजुली की प्रेम कहानी जीवित हो उठती है। और जब वो खुद कलम उठाकर गीत लिखती हैं तो देश विदेश में रहने वाला पहाड़ी भी गाने लगता है, हम उत्तराखंडी छां। आज हम बात कर रहे हैं मीना राणा जी की, जिन्हें उत्तराखंड की सुर कोकिला और लद्दाख की लता कहा जाता है। आज हिल टॉक्स में हमारे साथ मीना राणा जी हाजिर हैं। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। लेकिन इंटरव्यू की सवाल जवाब की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके शुरू से करें और हम उत्तराखंडी छां गीत से बेटर कोई ऑप्शन हो नहीं सकता इसकी शुरुआत के लिए, प्लीज़। चख देवतों का थान माँ बेड़ों को सम्मान मिठी बोली यार बाणी जा ई पवित्र भूमि माँ जलम ली हमने बड़ो गर्व बड़ो अभिमान चा हम उत्तराखंडी छा हम उत्तराखंडी छा उत्तराखंडी छा हम उत्तराखंडी छा हम उत्तराखंडी छा। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर सुरीली आवाज़ है आपकी। मैम, अब इसी के साथ इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं और सवाल जवाब आपसे मैं चाहूँगा। शुरुआत आपके मूल से करते हैं। मीना राणा वैसे तो दिल्ली में रही हैं, फिर मसूरी आपका ससुराल है, लेकिन पहाड़ में मीना राणा मूलतः कहाँ से आती हैं? उनका गाँव, उनका मूल पहाड़ में कहाँ पर है? घुड़दौर से पट्टी, पौड़ी गढ़वाल से। मैं भटग्यूँ हमारा गाँव का नाम है और पौड़ी से हूँ। और बस मेरा मूल यही है कि बहुत ही पौड़ी के क्षेत्र से हम लोग निकले हुए हैं और जाके मसूरी में बसे, फिर उसके बाद दिल्ली में बसे और फिर वापस हमारा ससुराल मेरा मसूरी में ही मिला। तो दिल्ली दिल्ली कैसे जाना हुआ? मतलब माँ पिताजी का वहाँ पे काम वहाँ पर काम था, था काम पिताजी वहाँ का। पर हाँ था। जी। अब आपकी गायकी पे आते हैं। जहाँ तक मैंने कई इंटरव्यूज़ आपके देखे और जहाँ तक मुझे पता है कि आप बचपन से कम गढ़वाली तो नहीं गाती थी। और कैसे आपका जो है, एक तो सिंगिंग में आना हुआ, कई जगह मैं ये पढ़ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं ली है। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे आप जो सिंगिंग में आईं, फिर गढ़वाली में कैसे आप आईं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बस जैसे स्कूल में शौक था बहुत गाने का, तो टीचर्स खड़ा कर देते थे हमें गवाने के लिए। हम 2 सिस्टर्स थीं, उमा मेरी बड़ी बहन और मैं, हम दोनों बहनें हर फंक्शन में स्कूल में हम लोग गाते थे। तो म्यूज़िक भी था मेरे पास स्कूल में और जब गाना होता था फिर माँ पिताजी को भी बहुत अच्छा लगता था हमारा गाना। जो भी घर में कोई गेस्ट आया, मेहमान आया, उमा मीना खड़े हो जाओ और गाना सुनाओ। तो हम लोग गाना सुनाते थे। ऐसे-ऐसे ये डेवलप होता गया, शौक में डेवलप हो गया और अच्छा लगने लगा गाना। उस समय तो ख़ैर अपनी भाषा तो हमें आती नहीं थी, लेकिन हिंदी गाने गाती थी और ऐसे-ऐसे करते-करते फिर मेरी आधी पढ़ाई मसूरी में हुई, मेरी बड़ी दीदी के पास। तो वहाँ पर मुझे एक हमारे उत्तराखंड के मणि भारती जी हैं, जो कि बहुत अच्छे लेखक भी हैं, गायक भी हैं और सजवान जी वो मुझे लेने आए घर में। उन्होंने कहा कि हम एक गढ़वाली मूवी बना रहे हैं, तो आप मेरे जीजा जी से बोला कि इस बच्ची को हमें गाने गवाने हैं, तो हमें इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, हमने सुना था इसको। तो
उन्होंने कहा, मुझे भी डर लगता था, जीजा जी बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने मना किया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी पढ़ रही है वो, पढ़ने दो। क्लास 10th में थी मैं। और मेरा शौक़, मैंने कहा अब क्या होगा, मुझे तो दिल कर रहा है गाने का। बल्कि मुझे जबकि मुझे गढ़वाली एक शब्द भी नहीं आता था उस समय, लेकिन मैंने कहा सीख लूँगी। हाँ, और फिर जीजा जी को मना लिया जैसे-तैसे, और मैं दिल्ली आ गई रिकॉर्डिंग पे। मेरे माँ-पिताजी दिल्ली में थे, मैं मसूरी कुछ टाइम के लिए अपनी दीदी के पास पढ़ने आई हुई थी। तो इस तरह से पहली रिकॉर्डिंग मेरी दिल्ली में हुई। दिल्ली में हुई। तो क्योंकि इससे पहले आप जो है संगीत, जैसे अगर मैं जानता हूँ कि आप फॉर्मल ट्रेनिंग कोई आपने ली नहीं थी अब तक? इस समय तक नहीं ली थी। इसके बाद फिर मैंने गंधर्व महाविद्यालय में संगीत की एडमिशन शिक्षा लिया। दीक्षा जी, जी। लिया आपने। आपने बात की कि पहला जो आपका डेब्यू हुआ वो आपने दिल्ली से किया। जो फ़िल्म थी नौनी पिछाड़ी नौनी नौनी, पिछाड़ी नौनी। वो फ़िल्म में आपने डेब्यू किया। मैम उस पहले गाने की 2 लाइनें सुन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, प्लीज़। वो गीत मेरे लिए एक सपना जैसा था, और ना ही मुझे कुछ नॉलेज थी गाने की, और मुझे एक कोई ख़्वाहिश, मुझे कोई कहेगा तो मैं कहूँगी मुझे वो गाना दोबारा डब करवा दो क्योंकि मुझे अब बिल्कुल समझ में आता है कि क्या गलतियाँ वहाँ पे हुई। बहुत। और वो डायरेक्टर जो थे वो कहते थे कि फीलिंग लाओ बेटा अंदर से। मैंने कहा वो होता क्या है फीलिंग? मुझे कुछ पता ही नहीं था फीलिंग क्या होती है, जबकि वो सैड सॉन्ग था। तो दहेज के ऊपर वो गीत था, मैं उसी की 2 लाइनें सुनाती हूँ कि लड़की कहती है मुझे शहर में नहीं जाना है शादी करके, मुझे अपने घर पे रहना है गाँव में, क्योंकि शहर में लड़कियों के साथ बहुत केस सुने हैं, दहेज के लिए उनको मार दिया जाता है। तो इसी विषय पर ये गीत था। निबीवाणु सैरम बाबा, निबीवाणु सैरम बाबा, लोग रूखा होंदा, दहेज कबाना बाबा, दहेज कबाना बाबा, ग्वार मारी देंधा, निबीवाणु सैरम बाबा। बहुत खूब, बहुत खूब। और जो मैसेज है वो आपकी आवाज़ से दुनिया तक पहुँचता है। आपने बात की आप 2 बहनें हैं, उमा राणा और मीना राणा, और जहाँ तक मैं जानता हूँ उमा भी बहुत अच्छी गायिका हैं। मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि मीना राणा तो लगातार गा रही हैं। उमा जी के कई गाने आए, बहुत अच्छे चले, प्रीतम दा के साथ उन्होंने कई गीत गाए। वो क्यों रुकीं, और या फिर उनकी इच्छा खत्म हो गई, या फिर उन्होंने म्यूज़िक का ट्रेनिंग नहीं ली? बस उसकी इच्छा ख़त्म हो गई। उसने कहा कि शायद हमें कोई बताने वाला नहीं था, उसका थोड़ा स्केल जो बहुत हाई पिच में नहीं गा पाती थी। तो किसी ने उसको, हमें भी अक्ल नहीं थी, हम तो बहुत छोटे थे, और किसी ने बताया ही नहीं कि प्रैक्टिस से सब ठीक हो जाता है या फिर अपने स्केल में भी गाना गा सकते हैं। तो उसको, और हमें इस चीज़ की नॉलेज ना होने के कारण उसने कहा मैं नहीं गाऊँगी और मैं एक्टिंग करूँगी। तो उसके बाद उसने कई गीतों में, हाँ जी, एल्बम में एक्टिंग भी की। तो आपने सही कहा, और जैसे कि आपका डेब्यू हो चुका था, मेरे ख्याल से 1992 में आपका डेब्यू हुआ इस गाने के साथ। नरेंद्र सिंह नेगी, मतलब एक फ़िल्म में आपने गाना गा लिया, क्या वही आपका मील का पत्थर साबित हुआ कि नहीं जी, ये गाना सुन लिया, ये लड़की बहुत अच्छा गाती है, इसको मैं भी गवाना चाहता हूँ? कैसे नहीं आपका नरेंद्र सिंह नेगी और प्रीतम बर्तमान जैसे लोगों के साथ आना हुआ? मेरे साथ उल्टा हुआ। जब थोड़ा मुझे लोग जानने लग गए थे, तो नेगी जी के साथ तो ख़ैर मैंने बहुत बाद में गाया, लेकिन प्रीतम भैया के साथ, बर्तमान जी के साथ मेरी एक सरुली सबसे पहली जो निकली थी, उनके साथ नहीं 2002 में निकली थी। तो तब तक तौसा भाव, सॉरी, तौसा भाव, तो वो 94 में आई थी वो। तो इस समय तक मैं काफ़ी गाने गा चुकी थी और हमारे उत्तराखंड के काफ़ी चर्चित गायक थे, दिनेश उनियाल जी हुआ करते थे उस समय, दिनेश सेंसवाल जी हुआ करते थे, वीरेंद्र डंगवाल जी, इन लोगों के साथ मैंने ओम प्रकाश सेमवाल जी, इन लोग के साथ मैंने काफ़ी गीत गा चुकी थी मैं, और काफ़ी गीत लोगों ने पसंद भी किए थे। तो फिर प्रीतम बर्तमान जी ने भी सुना होगा इस गाने को, इन गानों को, तो वो भी हमारे पास आए थे। फिर तौसा वो जो गीत है, जी, 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 हाँ। नेगीदा से मिलना कैसा हुआ? नेगी जी के साथ हमारा वैसे 95 में एक एजुकेशन के ऊपर कोई प्रोजेक्ट था, तो हमें भी बुलाया था उसमें। उसमें नेगी जी भी थे, उन्होंने गीत गंगा नाम कर से था वो, तो उनके सारे गीत लिखे हुए थे, और फिर मैंने एक गाना
मैंने और मेरी सिस्टर उमा ने, हम दोनों बहनों ने एक दीदी और साक्षरता के ऊपर एक गीत था, तो वो हमने गाया था। तब नेगी जी से मुलाकात वहाँ हुई थी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल स्टॉप हो गया था। ना कभी मैंने उनको देखा, ना ऐसा कुछ हमारे लिंक्स नहीं थे आपस में। फिर काफ़ी साल बाद फिर उनके साथ एक नंदा राज जात में मैंने गाया था। ओके, नंदा राजात में जो 2000 मेरे ख्याल से 2000 में आई थी। तो मैम क्योंकि हम प्रीतम दा और नेगी दा की बात कर रहे हैं, नेगी दा के साथ आपने एक बहुत सुंदर गाना गाया है, चल दगड़े यहीं दुनिया से दूर। अगर आपको 2 लाइनें याद हों तो प्लीज़ हमारे। ये गीत मेरा भी बहुत पसंदीदा गीत है और सब लोगों को ये पसंद भी आता है। खैर नेगी जी की तो रचनाएँ अलग होती हैं, तो उनको गाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और जिस भी मंच पे हम लोग गाते तो इस गीत की फ़रमाइश ज़रूर आती है। जी, जी, जी। चली दुनिया से दूर चली जाला, चली दुनिया से दूर चली जाला, आयूं आँखों का त्रिनेड़ू बह जा, चल चल जग जंजाल से चम उठी जाला, जग जंजाल से चम उठी जाला, आई जी कड़ी माँ झपके बह जा, चल 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 ई दुनिया से दूर चली जाला, दूर चली जाला, दूर चली जाला। क्या बात है, क्या बात है! बहुत खूबसूरत। और जब हम नेगी दा की बात करें तो हम प्रीतम दा को भी नहीं छोड़ सकते। हालाँकि मुझे सरुली आपका गाना उनके साथ याद आता है, सरुली राजुली आपने उनके साथ गाया है। तो 2 लाइनें आपको प्रीतम दा के साथ जो गाना भी आपको याद हो? वैसे तो अनगिनत गीत हम लोगों ने साथ गाए हैं, लेकिन कुछ गीत जिनमें मतलब बहुत ही हमें प्यार मिला हमारे दर्शकों का, सुरीली मेरे जिया लगेगी, उसकी 2 लाइनें सुना देती हूँ। हे सुम्याड़ मेरे जिया लगेगी, तेरी नासुर मुरली माँ, आहा आखी अटकल दिन तुए, कंदुड़ी लगी रहती बसुड़ी माँ, आहा सरली मेरे जिया लगेगी, तेरी रात्याड़ी मुखड़ी माँ, आहा रख भक सी रह गयूं, पहुँची तेरा कुमांगड़ माँ। बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि आपने नेगी दा से लेकर के आजकल के नए जो गायक हैं उनके साथ भी गाया है, और मीना राणा एक ऐसा नाम है जिसने लगभग सारे गायकों के साथ गाने गाए हैं, और इसी वजह से शायद वो हर किसी के दिल में बसती हैं। मैं उस सवाल पे भी आऊँगा जो मैं नए गायकों को लेकर के आपसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन आपने जब शुरुआत की अपनी गायकी की तो 90s का वो दौर था जब बॉलीवुड के सिंगर जो है वो हमारी पहाड़ी फ़िल्मों में भी गाना गा रहे थे। मीना राणा एक युवती थी जो अभी सीख रही थी चीज़ों को, और थोड़ा उसको प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा था। क्या कभी दिमाग में ये आया कि यार मैं बॉलीवुड के लिए ट्राई करूँ? या फिर अगर आया या नहीं आया, उसके साथ ही ये सवाल है कि क्या बॉलीवुड से कभी कोई ऑफ़र आया? ये आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि मेरे लिए बॉलीवुड से सच में ऑफ़र आई थी और वो थी गुलशन कुमार जी की। क्योंकि मैं टी सीरीज़ में गाती थी, तो गुलशन कुमार जी ने कहा ये तो बच्ची बहुत अच्छा गा रही है, इसको अब, क्योंकि मैं वहाँ पे उस समय वर्जन्स चलते थे भजन के, जो हिंदी जैसे गीत हैं तो उसकी हिंदी फ़िल्मों की धुनों पे भजन बना के वर्जन्स होते थे, तो मैं गाती थी उसमें। तो उनको बहुत अच्छा लगा और चलते भी काफ़ी थे वो। तो उन्होंने कहा कि इस लड़की को मैं बॉलीवुड में ले जाना चाह रहा हूँ और इनको हम वहाँ पे गाना गवाएँगे अपने बॉम्बे वाले स्टूडियो में। हालाँकि दिल्ली में भी बहुत ही बड़ा उनका स्टूडियो है। हाँ, सब कुछ है, बहुत ही अच्छा सेटअप, 3-3 स्टूडियोज़, लेकिन वो चाहते थे कि मैं मुंबई जाके मुंबई सेटल हो जाऊँ और वहीं से उनकी फ़िल्मों में गाऊँ और जो भी है। तो कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ हो गई। मेरे लिए वो बहुत ही पीड़ादायक भी था। ख़ैर सभी के लिए वो बहुत दुःख की घड़ी थी, क्योंकि उन्होंने अपने
बहुत ही छोटे से बिज़नेस को इतना बड़ा बिज़नेस बनाया उन्होंने, टी सीरीज़ जिसका नाम दिया। तो उसमें हर कलाकार की इच्छा रहती थी कि हम टी सीरीज़ से गाएँ। मैं भी उसी में गाती थी, लेकिन बॉलीवुड जाने से लेकिन मुझे अपने उत्तराखंड में इतना प्यार मिला कि फिर उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए या गाना चाहिए। आपने बॉलीवुड की बात की, हमने हिंदी गानों की बात की और आपने हिंदी गाने गाए भी हैं। कई सारे हिंदी गाने आपने गाए भी हैं और जहाँ तक मुझे पता है कि आपने पवनदीप राजन के साथ शायद हाल ही में एक गाना गाया है। तो मैम 2 लाइनें हिंदी आप क्योंकि मीना राणा को सब जानते हैं कि गढ़वाली गाती है, पहाड़ी गाती है, लेकिन हिंदी गाने आपके हमने बहुत कम सुने हैं, तो प्लीज़। हिंदी गाने वैसे मैं मतलब कम से कम 500-700 मैं गा चुकी हूँ, क्योंकि उस समय टी सीरीज़ में ये जो वर्जन्स का दौर होता था, तो मैंने बहुत सारे डिवोशनल्स गाए, भजन गाए थे और उसके बाद पवनदीप के साथ भी गाया। वो तो मुझे बिल्कुल याद नहीं होगा। लेकिन जिस गीत से मेरी शुरुआत है मंच पे, तो मैं उस समय बहुत ही छोटी थी, क्लास 10th की छात्रा थी और मसूरी में पढ़ती थी। तो मैंने वहाँ पे ऑटम फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे हर हिल स्टेशंस में होते हैं, तो वहाँ पे ऑटम फेस्टिवल में मैंने एक गाना गाया था और वो मुझे तब अपनी भाषा नहीं आती थी, तो मैंने हिंदी गाना गाया था, नैनों में बदरा छाए। और उसी गीत को मणि भारती जी ने सुना था और वो हमारे घर आए थे कि इस बच्चे से हमने फ़िल्म में गाना गवाना है, गढ़वाली। जी, जी, जी। तो वो गीत की 2 लाइनें सुनाए थे। नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरवा लगा ले। नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरवा लगा ले। नैनों में बदरा छाए। बहुत खूब, बहुत सुंदर। हम इस गायकों की बात कर रहे हैं, आपने दिग्गजों के साथ भी गाया है और नए नवेलों के साथ भी गाया है। मैम एक जो दिक्कत मुझे आज के गायकों में नज़र आती है, वो ये है कि हम टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। क्योंकि मुझे गाने का शौक है तो मैं गाने के लिए बैठ जाऊँगा, वो म्यूज़िशियन कुछ कर देगा। मैं इसको बोलता हूँ ऑटो ट्यूनर जमात। इस मतलब क्या एक सिंगर के तौर पे, क्योंकि मीना राणा ने ऐसे शुरुआत की, जब वो उनको म्यूज़िक नहीं आता था, तब उन्होंने शुरुआत की। क्या आप क्योंकि आपका शौक है इसलिए आप सिर्फ़ गाना गा लो, ये ऑटो ट्यूनर का इस्तेमाल करना कितना सही है आपके हिसाब से? जैसे आप कह रहे हैं ऑटो ट्यून की वजह से, वास्तव में कई लोगों की आवाज़ सिर्फ ऑटो ट्यून की वजह से ही अच्छी सुनाई देती है। तो और यहाँ तक मैं कहती हूँ कि किसी का शौक है अगर, कई लोग पहले 8 गीत हुआ करते थे, जब एक सीडी बनती थी, कैसेट बनता था, उसमें 8 गीत हुआ करते थे। तो उसमें आठों के आठों गीत गाने पड़ते थे, 8 के संकलन करना पड़ता था 8 गीतों का। लेकिन अब जो यूट्यूब का ज़माना है, इसमें बहुत ईज़ी सबके लिए प्रोसेस हो गया ये अपने आप एक को गाना प्रमोट बना करने दो, का, डाल एक दो। गाना। तो कहीं न कहीं मुझे भी अच्छा लगता है, जो नए सिंगर बेचारे जो चाहते थे कभी कि हाँ 8 गीत तो हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक ही गीत बना दें और गा लें। तो किसी न किसी तरह ये शौक़ जो है वो पूरा हो जाता है उनका, आर्टिस्टों का, अपनी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा ऑटो ट्यून वग़ैरह लगाने के बाद अगर तुम सिंगर बन रहे हो अच्छे, तो वो भी बेकार है। थोड़ा बहुत गले में होनी चाहिए बातचीत, सुर का ज्ञान, ताल का ज्ञान तो होना ही चाहिए। होना चाहिए और जी। अगर नहीं है तो आप म्यूज़िक सीख बिल्कुल, सकते बिल्कुल। हैं। सीख के अगर आएँगे आपको तो शौक है बहुत अच्छा लंबा समय तुम्हें मिलेगा। मिलेगा। मैम आप जब हम बोली भाषा भाषा की बात कर ही रहे हैं, मीना राणा खुद वो एक लड़की थी जिनको गढ़वाली का गा भी नहीं आता था। वो आज जो है उत्तराखंड की एक सुर कोकिला बन चुकी हैं। उन लोगों को आप संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं अक्सर सुनता हूँ जब भी मैं किसी अपने पहाड़ी भाई से मिलूँगा या किसी से मिलता हूँ तो वो बोलते हैं यार मुझे समझ में आ जाती है, लेकिन बोलनी नहीं आती, है ना? तो मतलब क्या आप कहना चाहेंगे कि कैसे आप अगर आपको गढ़वाली नहीं भी आती है या फिर कुमाऊनी भी नहीं भी आती, जो भी आपकी भाषा है, कैसे आप उसको उसमें रवां हो सकते हैं? कैसे मीना राणा ने किया और कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं आपके ये लिए? सबसे तो हमारी सरकार को करना चाहिए था। हमारे वैसे तो जो घर में है, अगर हमारा माहौल अच्छा है,
हमारी बोली भाषा घर में बोली जाती है अपने बच्चों के साथ। जैसे बच्चा नर्सरी से स्कूल जाने लग जाता है, और क्यों बचपन में डालते हैं, ताकि उसका दिमाग तेज़ रहता है, हर चीज़ वो बचपन से सीखता है ना। अगर वो बचपन से ही उसको हम अपनी बोली भाषा में बात करें, माँ पिताजी लोग घर के जितने भी सदस्य, अपने बड़े बूढ़े दादा दादी, तो मैं नहीं मानती कि हमारे बच्चों को अपनी भाषा नहीं आएगी। इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, पर कोई बात ही नहीं करता बच्चों के साथ, तो बच्चों को इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, है ना? दिक्कत यहाँ है। और फिर मैं अपनी बात कर रही हूँ, हम लोग भी घर में हिंदी में ही बात कर लेते हैं। फिर मेरे को याद आता, नहीं नहीं, बच्चों के साथ अपनी भाषा में भी बात करनी है। फिर कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे अपना खान पान है कि मैं हर हफ्ते घर में हमारे रहता है कि अपनी ट्रेडिशनल चीज़ हमने अपने उत्तराखंड का कोई ना कोई खाना बनाना है, चाहे वो फाणू हो, चाहे बाड़ी हो, चाहे कोदे की रोटी हो। तो बच्चों को इसमें इंटरेस्ट हम नहीं दिलाएंगे तो वो बेचारे आज के युग में कैसे सीखेंगे, क्योंकि इतना आगे ज़माना चल रहा है। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, सिर्फ वेस्टर्न की तरफ सब लोग भाग रहे हैं, तो अपनी बोली भाषा कैसे बचाएं हम लोग? तो यही कुछ साधन है। सरकार भी हमारे अपनी भाषा को अगर पाठ्यक्रम में लाए तो उससे भी इंटरेस्ट बढ़ेगा बच्चों का। अगर एक सब्जेक्ट 1 घंटे भी हमारा बच्चा स्कूल में कोई चीज़ पढ़ रहा है, चाहे वो गढ़वाली है, कुमाऊनी, जौनसारी, और अगर वो पढ़ेगा या बोलना ही सिखा दें, चलो मैं कहती हूँ, अगर चलो हमारी लिपि नहीं है अभी, और अगर 1 घंटा टीचर्स लोग बच्चों से बात करें अपनी भाषा में, तो बच्चों को इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और बच्चा तो डेली आता है स्कूल, तो कुछ ना कुछ तो सीखेगा, है ना? मैं अपने बच्चे को डेली स्कूल भेजती हूँ इसलिए कि उसको कुछ ना कुछ तो आएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो स्कूल जाए और खेल के आ जाए, जो खेलेगी भी तो वो तो आएगा उसको, है ना? तो इसीलिए अगर हमारे पाठ्यक्रम में ये होगा तो बचेगी। ज़रूर हमारी बोली भाषा बची रहेगी, और मुझे जैसे कि हमेशा आपने के कहा कि लिए। सरकार को भी इसमें प्रयास करने होंगे, आप लिपि बनवा सकते हैं, आपके चलो, पास जब तक एक्सपर्ट्स बैठे लिपि हुए नहीं हैं, बनती है, तो आप 1 एटलीस्ट घंटे क्लासेस, बोलने का यस, एक ट्रू, ओरली आप लोग बच्चों को करवा सकते करवा हैं, सकते हैं अपनी भाषा ट्रू। का। ये और बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप हो बिल्कुल सकता है कि अगर अपनी आप बोली भाषा शुरू को। करें, आधा घंटा ही दे दें आप, जी जी ताकि जी। वो बच्चे जो है उनके ज़हन में वो भाषा भी जाती रहे। भाषा जाती रहे, और हमारी बोली भाषा ऐसे ही बच सकती है। हम लोग अपने गीतों के माध्यम से, सब लोग कहते हैं कि दीदी आप लोग अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं। चलो, बहुत खुशी होती है कि हम अपने गीतों के माध्यम से अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं। बच्चे सुन रहे हैं, उसको गा रहे हैं, उसके साथ गुनगुना रहे हैं, लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि हमारी बोली भाषा बची रहे। और आना चाहिए, और वो एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है। मैम, हम क्योंकि थोड़ा भाषा से हम कैसेट्स की बात कर रहे थे, और आपने ज़्यादातर गाने जो है दूसरे मेल सिंगर्स के साथ गाए हैं, लेकिन आपने सिंगल्स भी गाए हुए हैं। आपका जो पहला एल्बम था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मेरी चिट्ठी, कुछ ऐसा नाम था शायद उसका, आई डोंट नो कि मैं ये सही बता रहा या नहीं। आपका पहला सिंगल क्या था, मुझे बता दें। नहीं, वो था चिट्ठी आई चा। हाँ, चिट्ठी आई थी। यस यस, तो ये मेरी दीदी उमा उमा जी के और साथ आपने मैंने, गाया हाँ, था। तीसरी से ही ये निकला था। ओके। तो ये हमें उस समय कुछ पता नहीं था राइटिंग क्या होती है, गाने, बहुत साल पहले की बात है ये, क्योंकि तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो उस समय ये हमारा ऑडियो आया था, एक वीडियो भी आया था इसके साथ, वीडियो का चलन भी स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले ये आया, तो चलो थोड़ा बहुत चला होगा मार्केट में, लेकिन उसके बाद मुझे लगा, सबको लगा फीमेल्स गाती हैं और फ्लॉप हो जाती हैं। जो फीमेल्स के सोलो नंबर आए, ये ऐसा ट्रेंड बन चुका था कुछ कि फीमेल सिंगर गाएंगी और वो फ्लॉप है, जो मेल सिंगर गाएंगे वो ही बस चल जाता है। तो इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, तुम लिखो गाने, तुम गाने लिखो। और वो धुन बनाते हैं, मैं गाने लिखती हूँ, और हम उत्तराखंडी छाँ, फिर मैंने लिखा वो गीत। और वो सबकी और ज़बान पे चढ़ा है। फिर हमको लगा कि नहीं नहीं, फीमेल के भी गाने चलते हैं, चल सकते हैं। और मोहना मेरा एल्बम आया था पहला, और फिर उसके बाद चंद्रा आया। तो मतलब ये गीत ऐसे हैं कि आज भी। मैम, क्योंकि मैं इसमें आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपने मोहना की बात की, पल्यागों का मोहना, मतलब गाना दसियों बार सुना होगा, कभी पूरा नहीं होता। प्लीज़ आपकी आवाज़ में। हो पलकों का मोहना तुम लगी मेरू मना, पलकों का मोहना तुम लगी मेरू मना,
दिन रात खरी मन मतेरी रटना, मोहना मेरा मोहना बस तेरी रटना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आपको बहुत गँवा रहा हूँ लेकिन बिकॉज़ मैं क्योंकि फिर आपसे मौका मिलना नहीं है आपसे शायद बार-बार इंटरव्यू करने का, तो इसलिए पूरी जो मन में है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। एक और आपका एल्बम आया चंद्रा, और उसमें लौंडा चंद्रा जो है वो एक नया एक्सपेरिमेंट था, आपने बैंड के साथ उस गाने को लाया। थोड़ी-सी उसकी कहानी बताइएगा और कहानी के बाद उसके गाने की 2 लाइनें। मैं जिस लड़के से हमने वो गाना लिखवाया था, तो उसको हमने वैसे नॉर्मली ढो जैसे रिदम होता है उस पे कराया था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा अगर मीना हम लोग इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंटल करें तो क्या चलेगा? मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि हमारे पहाड़ों में जो शादियाँ होती हैं उसमें बैंड बहुत जाते हैं, और अगर इसमें हम बैंड बजाएँ तो क्या पता ये पहाड़ों में यही बजे गाना शादियों में बैंड के बदले। हमने डरते-डरते हम लोगों ने कोशिश की, और वो मतलब इतना पसंद किया लोगों ने, इतना हिट हुआ कि आज भी वो गाना हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। 2 लाइनें उसकी भी। अभी वैसे हमारा जहाँ भी प्रोग्राम होता है तो इस गाने की डिमांड ज़रूर आती है। और क्योंकि सबको डांस एंजॉय चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बैठा हुआ है। अगिली बगीली लौंडा चंदरा, अगिली बगीली लौंडा चंदरा, झिट है से ज्यादा खित है से ज्यादा, खित है से ज्यादा ये लौंडा चंदरा, दांतुड़ी दिखेली ये लौंडा चंदरा से, दांतुड़ी दिखेली ये लौंडा चंदरा, घुघुती की घोली ये लौंडा चंदरा, घुघुती की घोली ये लौंडा चंदरा, रूबी से गिचीन मयाली मुखड़ी माँ, मयाली मुखड़ी माँ ये लौंडा चंदरा, रौनक दिखे दे ये लौंडा चंदरा जरा, रौनक दिखे दे ये लौंडा चंदरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, क्योंकि आपको सुनना वैसे तो हमने हमेशा आपको सुना है जब से बचपन से जब से सयाने हुए हैं और गानों की समझ हुई है, तो मीना राणा की आवाज़ हर तरफ गूंजी है। मैम आगे बढ़ते हैं। आपने अपने हस्बैंड की बात की, संजय कुमोला जी आपके हस्बैंड हैं, अच्छे म्यूज़िशियन हैं, कई गायकों के लिए उन्होंने म्यूज़िक दिया है। आपके साथ भी 2-3 नए गाने उनके भी हाल में भी आए। संजय कुमोला जी के साथ जो आपकी मैरिज हुई है, लव स्टोरी थी, अरेंज था, कैसा मामला था? ये थोड़ा पर्सनल हो गया। बट हाँ, हर कोई इंटरेस्टेड है कि यार मीना राणा एंड संजय कुमोला जी से मिली कैसे? कैसे उनका एक एक बॉन्ड बनी उनके बीच? जब मैं वहाँ पे पढ़ती थी मसूरी में, तो मेरी दीदी है जो उमा, तो उनकी बात चली इनके बड़े भैया से शादी की, तो इनकी शादी हो गई। फिर होता ही है घर में आना-जाना था, और मेरे जीजा जी जो थे वो जैसे ऑटम फेस्टिवल जो होते हैं मसूरी में, उसके वो अध्यक्ष थे। तो मैं उसमें प्रोग्राम वगैरह करती थी, तो हम सब मिलके करते थे। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत अच्छा गाते थे, और गाते अभी हैं भी गाते मतलब। हैं, 2-3 गाने उनके बहुत बिल्कुल आपके साथ सबने पसंद भी बहुत किया, बढ़िया गए हैं। तो बहुत अच्छा गाते थे। तो फिर हम लोगों का सिंगिंग में साथ हो गया, डुएट गाने हम लोग गाने लग गए, और ऐसे-ऐसे फिर हमारी फैमिली को भी लगा कि इन लोग का अच्छा इंटरेस्ट है एक ही लाइन में, और इन लोग की अगर शादी हो जाए तो बॉन्डिंग भी अच्छी बन जाएगी और म्यूज़िक भी जुड़ जाएगा। बिल्कुल। और देखते-देखते वो भी अपने आप ही हो गया। जैसे इस लाइन में मेरा इस क्षेत्र में आना अपने आप हुआ, शादी भी ऐसी नौ पता नहीं अपने आप ही हो गया सब कुछ, फिर शादी हुई। बना दी जोड़ी जो कहते हैं। आप दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट, एक म्यूजिशियन, एक सिंगर, दोनों मिल गए और अच्छे गाने भी आप लोगों ने बहुत अच्छे निकाले हैं। हम कुमोला जी की बात कर रहे हैं और आप भी हाल ही में आपके 2-3 गाने साथ में आए हैं, जो आप लोगों ने गाया है। सुरजू आपने गाया है, तो हाँ, बलमा आपने गाया है। मैम किसी एक गाने की 2 लाइनें प्लीज़ गा दें। ये गाना मैंने पिछले शायद 10 साल पहले लिखा था गीत, और अचानक हमारी मैनेजर है अंकिता चौहान, उसने कहा दीदी कि आप ये गाना बनाओ पर अकेले मत गाओ, इसमें कुमोला जी को जैसे सब गाते हैं बॉलीवुड में एक फीमेल का अंतरा आता है लास्ट में, ऐसे आप पूरा गाओ और एक अंतरा कुमोला जी गा लेंगे।
मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है। पीआर फ़िल्म्स से ये गाना निकला था हमारा और अभी 1 करोड़ शायद पहुँचने वाला है या पहुँच गया। और लोगों ने इतना प्यार दिया उस गीत को, कोटा का बटन जो उसी की एक लाइन सुना देती हूँ। कोटा का बटन, कोटा का बटन, जिया बोल बलमा कोटा का बटन, कोटा का बटन, कोटा का बटन, जिया मेरा बलमा कोटा का बटन, जीव ते दियाली, हाँ जो ते दियाली तेरी चारटन, जिया बोल बलमा तेरी चारटन, माया तुई मलगी कखी लगे दोनी मन, जिया बोल बलमा तेरी चारटन, जिया बोल बलमा तेरी चारटन, हाँ जिया मेरा बलमा तेरी चारटन। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने पप्पू कार्की जी के साथ भी गाया और पप्पू कार्की जी आज हमारे बीच नहीं हैं। कुछ यादें उनसे जुड़ी हुई, उनके साथ कोई प्रोग्राम आपने किया हो, कोई गीत आपने उनके साथ गाया हो? हाँ, पप्पू कार्की के साथ लास्ट प्रोग्राम मेरा दुबई में था और बड़ा यादगार प्रोग्राम था वो। हम दोनों एक ही साथ शॉपिंग कर रहे थे और एक साथ स्टेज पे, मंच पे बहुत अच्छा। एक तो इतना सुरीला गाते थे पप्पू कि ऐसे भी सुन लो तो बहुत अच्छा लगता था। तो वो लास्ट हमारा प्रोग्राम था और उसके बाद बस 1-2 रिकॉर्डिंग और हुई। बहुत ही अच्छा स्वभाव था उनका और कभी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला है कि दीदी यहाँ पे ऐसे कर दो गाना। पता नहीं कहते हैं दीदी ने जो गा दिया वो अच्छा है बस, हाँ, वो ठीक है। तो मतलब बहुत यादें तो काफ़ी हैं और पप्पू उनके के साथ साथ। आपने कई गाने गाए हैं। बहुत गाने गाए उसमें हैं। एक गाना आपका है चल मेरा हे दगड़िया, ऐसे कुछ हिट मेरा न दगड़िया, कुछ ऐसा गाना मैं भी बराबर से याद नहीं कर हाँ, पा रहा हूँ। तो 2 हुस्न लाइनें अगर पहाड़ों का आपको उस टाइप की ट्यून है वो। हाँ, कोई भी पप्पू कार्की के साथ और जो गाना आपने गाया हो, 2 लाइनें उसकी। उतरैनी कौतिक मैं सुनाती हूँ ना। इसमें कुमुला जी का ही संगीत है और हमारे उत्तराखंड में बहुत ही चर्चित हुआ ये गीत। उतरैनी कौतिक लागे छ, उतरैनी कौतिक लागे छ, सहरियों का बगड़ में मेले आए तुले होलो, बागनाथ मंदिर में झूलो, म्यारा दीवाना ओ म्यारा देबू, म्यारा दीवाना, सरयू किनारा उतरैनी कौतिक है रे बहारा, सरयू किनारा उतरैनी कौतिक है रे बहारा। बहुत अब ध्यान सुंदर। भी नहीं रहते गाने, नहीं होता है, वो आप आदत इतने है पढ़ के ढेर गाने। अच्छा, इससे एक सवाल ये आया मेरे दिमाग में कि मीना राणा कोई रिकॉर्ड रखती है कि कितने गाने मैंने अभी तक गाए हैं? रिकॉर्ड रखने के लिए हमने किसी को बोला था। अच्छा, हमने नहीं रखा है। क्योंकि बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। कभी तो महीनों में मैं 30 गाने भी गा देती हूँ, कभी 20 भी होते हैं, कभी 15 भी होते हैं और नहीं, ऐसे। अगर आप रिकॉर्ड रखना शुरू कर दें तो शायद एक रिकॉर्ड बन जाए उसका कि मीना राणा ने अभी तक जितने गाने वैसे गाए मैं हैं। 12,000 से ऊपर गीत गा क्या चुकी बात है! हूँ और सारे मिला के अपने बहुत सुंदर। उत्तराखंडी सारे। देखिए, मैं लद्दाख की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन एक और अहम क्षेत्र है हमारे यहाँ का, जौनसार बाहर, जहाँ के गाने भी आपने गाए हुए हैं। जौनसार के गाने वैसे तो मतलब डांस, उनकी नाटी हो गई, बिल्कुल। दूसरी चीज़ें काफ़ी फेमस हैं और कई गायिकाएँ ही वहाँ भी हैं। मीना ने भी वहाँ पे गाया हुआ है। अब मैंने आजकल में ही आपके 2 गाने सुने, एक तो वो बामणों की बेटी जो अज्जू तोमर के साथ आपने गाया अच्छा, है, और अच्छा। एक गाना आपका ओ बेटिए। ये हाँ, गाना मैम, एक दोनों में से किसी गाने की 2 लाइनें हमें आप सुना दीजिए। मैं दूसरा गाना सुना दूँ हाँ, कोई? हाँ, प्लीज़, प्लीज़, कोई भी जो आपको याद हो। क्योंकि वो शायद उसमें नहीं है अभी ना, मैंने गाया नहीं है उसको तो हाल इसलिए फिलहाल में ध्यान मंच पे नहीं। गाया जी, नहीं जी, होगा जी, शायद। हाँ। तो मैं जमीना को पानी सुना देती हूँ क्योंकि वो मुझे याद है थोड़ा और वैसे भी जॉन सार से लगाव तो मेरा बहुत है क्योंकि वहाँ पे अभी भी जो हमारे अतिथियों का ऐसे सम्मान किया जाता है जैसे वास्तव में अतिथि देव समान होते हैं वहाँ। तो वहाँ के नंदलाल भारती जी बहुत अच्छे लेखक हैं,
तो उन्हीं की रचना है, वो सुनाती हूँ मैं थोड़ी सी, मैंने ही गाया है। जामीना का पाणी आगे लाड़ा की माछी, जामीना का पाणी आगे लाड़ा की माछी, सूरिया भरेचा आगे लाड़ा की माछी, डांडे की बागोरा, डांडे की बागोरा, डांडे की बागोरा, है बिलागी नाची, सूरिया भरेचा, है बिलागी नाची, जामीना का पानी आगे लाड़ा की माछी। आप जिस भी भाषा में गा लें बड़ा सुंदर और मीठा लगता है। और जौनसार, खैर हम जौनसार तो हमारी भाषा है। लद्दाख पे आते हैं। लद्दाख मतलब मीना राणा उत्तराखंड की, और लद्दाख में वो लद्दाख की लता उन्हें कहा जाता है। उन्हें गवर्नर साहब जो है अवार्ड से सम्मानित करते हैं। लद्दाख पहुंचने की क्या कहानी है? लद्दाख, मैं दिल्ली में एक दिन डबिंग कर रही थी अपनी, रामा स्टूडियो है दिल्ली में, तो वहाँ पे हमारे उत्तराखंड के बहुत ही लोकप्रिय चर्चित म्यूज़िक डायरेक्टर श्री वीरेंद्र नेगी जी, आप जानते होंगे, चंद्र सिंह राही जी के सुपुत्र हैं। तो भैया मुझे गाना गवा रहे थे, तो एक लद्दाखी आर्टिस्ट आ गए थे वहाँ, टी टाशी जी है उनका नाम। तो वो आए तो उन्होंने कहा कि वीरेंद्र भाई, मुझे एक शब्द गवाना था, तो इन लड़कियों में कोई गा सकता है यहाँ पे? क्योंकि बहुत टफ़ होता है लद्दाख से किसी फीमेल सिंगर को लाना, तो बहुत मुश्किल, खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है। तो वीरेंद्र भाई ने कहा अच्छा मीना है बैठी हुई है शायद बाहर, मैं उससे पूछता हूँ। तो भैया मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मीना एक लद्दाखी गाना है, तुम गाओगी? मैंने कहा भैया मैंने तो गाया नहीं वैसे कभी, और चलो देख लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे उन्होंने बोल के सिखाया, बड़ी टफ लैंग्वेज, बिल्कुल ऐसे लग रहा पता नहीं क्या 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 बोल रहे क्या हैं? भाषा है ये। फर्स्ट टाइम मैं सुन रही थी। तो उन्होंने कहा चलो अभी इस बच्चे से एक वर्ड बुलवाते हैं। तो मैंने एक शब्द बोला, एक गाने में एक शब्द था बस, वो ही बोला। तो वो शब्द लद्दाख के लिए इतना बड़ा था, इतना महंगा था। उन्होंने कहा ये किसने बोला इतना अच्छा, सिर्फ एक शब्द, जबकि मेरे को तो पता नहीं था मैंने क्या बोल दिया। सही बात है। तो वहाँ के लोगों ने कहा ये कोई लद्दाखी ही लड़की है शायद। फिर वो टाशी जी फिर आए दिल्ली। उन्होंने कहा मीना कहाँ है, मीना बोल सकती है लद्दाखी। मीना से एक लाइन गवानी है हमने। उस शब्द के बाद फिर मैंने एक लाइन गाई एक गाने में, वो भी लोगों ने इतना पसंद किया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये लद्दाख की लड़की है कोई। तो फिर उन्होंने मुझसे एक गाने में एक अंतरा गवाया, ऐसे ऐसे करते पूरा गाना फिर मैंने गाया तीसरी शिफ्ट में, चौथी शिफ्ट में। और लोग गाने पसंद करने लग गए, और वहाँ के जो आर्टिस्ट आते थे फिर तो वो ढूंढते थे कि मीना का उसका नंबर दे दो, हमें उनसे गाना गवाना है। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर मैंने काफ़ी सारे लद्दाखी गाने गाए। और कुछ साल बाद जब मुझे 6-7 साल हो गए थे गाते गाते, 7-8 साल, तो उन्होंने कहा, गिंदुन जी हैं एक, उन्होंने कहा कि मीना जी हम आपका लद्दाख में शो कराना चाहते हैं। मैंने कहा शो? खैर उस समय तक मैं गा गवाह हो चुकी, चुकी थी उस भाषा हाँ में। 80-90 गाने में गा चुकी थी, तो रवा भी हो चुकी थी, और थोड़ा बहुत आ गया था लद्दाखी, उनके साथ उनका लहजा बोलना आ गया था। खैर भाषा तो नहीं आई, लेकिन जब किस वे में वो किस शब्द को कैसे कैसे बोलते गाना हैं, है। हाँ, तो मुझे समझ आने लग गया था। तो लद्दाख में उन्होंने मेरा 10 दिन का शो रखवाया। 10 दिन पर बेचारे उन्होंने मेरे घर में बैठ के 1 महीना मेरी रिहर्सल करवाई, और वो रिहर्सल मैं कभी नहीं भूलती हूँ। बहुत उन्होंने मेहनत की मेरे साथ, सारे गाने मुझे लिखवाए, इतनी मेरी अभी भी फाइल रखी हुई है पूरे लद्दाखी गीतों की, और पूरे कम से कम 25 गाने उन्होंने मुझे याद करवाए, लिखवाए। और फिर हम लोग लद्दाख गए, कुमुला जी और मैं, और पूरा 10 दिन का शो, 20 शो थे उसमें,
एक सुबह, क्योंकि हॉल था छोटा, उसमें सिर्फ 200 लोग की कैपेसिटी थी, तो सुबह 12 बजे होता था तो 200 बाहर खड़े रहते थे लोग तो, और 200 अंदर होते थे काफ़ी लोग बाहर रहते थे। फिर वो शाम की शिफ्ट में वो लोग आते थे, तो ऐसे ऐसे करके बहुत ही हिट प्रोग्राम जिसे कहते हैं। और वो ट्रैक पे हुआ था वो प्रोग्राम। इन्होंने सारे मतलब ट्रैक पे चलता था, सिर्फ मेरी वॉइस। तो सब लोग, कई लोग तो कहते थे नहीं नहीं नहीं, ये ऑडियो चल रहा है, ये झूठ कह रहे हैं इतनी थोड़ी होता है कोई, इतनी साफ आवाज़, इतने शब्द बिल्कुल क्लियर, ऐसे कौन बोल सकता है। पर वो गिन-गुन जी ने मुझे उसका फल मेहनत मिल रहा कराई था, थी, 1 उसका महीना फल पर मिल रहा उन्होंने था। मुझे सिखाया था, बिल्कुल और वो ऑडियोज़ अभी जब वीसीडीज़ बनती थी, तो मेरे पास अभी भी है, सॉरी सीडीज़, तो उस प्रोग्राम की सीडी भी है मेरे पास, और वो बहुत ही हिट प्रोग्राम था। फिर वहाँ पे लास्ट डे गवर्नर आए, तो उन्होंने कहा ये है कौन ये लड़की, मुझे मिलना है उससे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मीना, मैंने तुम्हें सोचा कि तुम हमारे लद्दाख की हो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इसका मतलब मैंने उनका बिल्कुल 100% दिया होगा, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली। फिर उन्होंने सम्मान किया मेरा मंच पे, खताक्स पहना के, उनमें वो वाइट सा एक शॉल पहनाते हैं, खदाक्स पहनाया गवर्नर ने, जो उस समय गवर्नर थे वहाँ। और बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा हमारे ये आप जैसे उत्तराखंड में हो, ऐसे हमारी लद्दाख की भी लता मंगेशकर हो तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि चलो अच्छी बात है तो ये जो जब जब आप लद्दाखी गाने लिखती थी, वो हिंदी में लिखती थी ताकि वो समझ में आ जाए, समझ में? मैम, अगर कोई गाना आपको याद हो, थोड़ा मुश्किल है मुझे पता है, पर कोई गाना अगर आपको याद हो लद्दाखी का। तो ये लद्दाखी गाना मैं उस मंच पे भी इसी गाने से स्टार्ट करती थी जब लद्दाख गए थे। और इस गाने का मतलब है कि हमारा लद्दाख कितना खूबसूरत है, बहुत ही अपने लद्दाख की इसमें तारीफ़ करी है। तो मैं स्थाई सुना देती हूँ। Zamling chaks pe jikstene thon pe ngiske chaldo merina. Zamling chaks pe jikstene thon pe ngiske chaldo merina. Tugulaya pismit Pumula wang chayot ahangi pamis ki yulzik so ngeches pela dax lazix ge pamis ki yulzik so ngeches pela dax lazix। बहुत सुंदर। खैर अब मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन आवाज़ में अच्छा लग रहा है सुनने को। आखिरी 2-3 सवाल आपसे रखूँगा मैम। अब थोड़ी-सी बात करते हैं संस्कृति को लेकर के, कल्चर को लेकर के। हमने जौनसार की बात की, थोड़ी बहुत कल्चर, थोड़ा बहुत जो हमारी संस्कृति है, वहाँ पर नज़र आ जाती है। कहीं न कहीं फेड आउट दूसरे भागों से हो रही है, और इसका एक बड़ा कारण मैं ये भी देखता हूँ कि हमारे जो ढोल दमोह हैं, जो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं या पारंपरिक शैली में जो गाना गाने वाले हैं, उनकी स्थिति कहीं न कहीं थोड़ी-सी दयनीय है। इस पर आप क्या कहेंगे? कैसे हम जो है अपने कल्चर को बचाने के लिए एज़ अ इंडिविजुअल क्या कदम उठाए जा सकते हैं आपके हिसाब से? इंडिविजुअली जो मेरा सोचना है वो है, अगर हमारे ये वाद्य यंत्र विलुप्त हो रहे हैं तो हमें एक ऐसी इंस्टीट्यूट बनानी चाहिए जिसमें इसका उनको बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाए। और वैसे तो हमारे प्रीतम भरतवाण जी ने एक बनाया हुआ है इंस्टीट्यूट, तो उसमें प्रशिक्षण दे रहे हैं वो। लेकिन एक सरकार की तरफ से भी ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारे वाद्य यंत्र हमारे उत्तराखंड के संस्कृति वाद्य यंत्रों से भी जुड़ी हुई है, मतलब अगर हम देखा जाए, अगर संगीत नहीं है तो कुछ भी। हमारी हर संस्कृति उससे जुड़ी हुई है, मुंडन से लेकर के दूसरी चीज़ें जो होती हैं, ढोल दमोह हर तरफ है। तो हमारी संस्कृति, हमारा संगीत, अगर ये इसको बचाए रखना है तो सरकार को भी कदम उठाने पड़ेंगे कि इन चीज़ों को बचाने के लिए इंस्टीट्यूट बनाए जाएं, ताकि जहाँ प्रशिक्षण बच्चों को सिखाया जाए, शिक्षा दी जाए, और जो इंटरेस्टेड हों उनको, ज़रूरी नहीं है जिनका ये काम होता है वो ही बजाएं, है ना। ये आम व्यक्ति कोई भी म्यूज़िशियन बन सकता है, और कोई भी आके और इसमें पहल कर सकता है। और उसको ढोल सीखना है ढोल सीखे, मोचंग सीखना है मोचंग सीखे, दमाव सीखना है दमाव सीखे।
तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट अगर बनेंगे तो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति भी बचेगी और लोगों में इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और वाद्य यंत्र भी हमारे बच जाएंगे एक्चुअली। मैम एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अब उतने ब्लॉगर जो है हर जगह आ गए हैं, उत्तराखंड में भी काफ़ी ब्लॉगर हैं। अगर मीना राणा ब्लॉग करना चाहेंगी तो क्या दिखाना चाहेंगी वो उसमें? अगर इन केस एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आई नो, बट अगर मीना राणा को बोला जाए कि भाई आपको ब्लॉग करना आज से, तो क्या आपका इंटरेस्ट होगा जिस पे आप ब्लॉगिंग करेंगी? मैं अगर व्लॉग करूँगी तो अपने पहाड़ को दिखाऊँगी, मैं अपनी संस्कृति को दिखाऊँगी, जो आपने कहा विलुप्त हो रहे हैं, ढोल दमाऊ, इनको दिखाऊँगी। हमारी जो बूढ़ी दादी नानियों के जो गीत हैं, जो मेरी माँ भी गाती है, उनको दिखाऊँगी। और जो मतलब मुझसे लोग जो मुझसे चाहते होंगे कि मुझसे जो उनकी इच्छाएँ रहती होंगी कि दीदी क्या कर सकती है, तो मैं अपनी संस्कृति के लिए ही करूँगी। करूँगी। अब उसमें भी एक नई झलक हमें देखने को मिलेगी, लेकिन खैर उसके लिए आपको टाइम की ज़रूरत होगी और वो टाइम फ़िलहाल आपके पास होगा नहीं, क्योंकि आप कहीं न कहीं कभी धूम सिंह रावत जी के साथ, कभी आप जो है दूसरे गायकों के साथ आपके गाने आ ही रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये गाने हमेशा आते रहें। और मुझे अपने दर्शकों का इतना प्यार मिलता है कि मैं अगर चाहूँ भी कि मैं अब छोड़ दूँ, पर मेरे दर्शक शायद अभी सुन रहे हैं मुझे और वो नहीं चाहेंगे कि काफ़ी समय तक मैं मतलब गाऊँ ये चाहते हैं। सही बात है, ये तो है। आपका एक गीत है, हमारे चैनल का नाम भी घुघुती है और आपने महिलाओं के लिए गाना गाया था, घुघुती घुरोण लगी मेरा मैथ की। मैम 2 लाइनें अगर आपको याद हो तो आदरणीय प्लीज़। नेगी जी का वो गीत जी, है। यस, और यस। जब उन्होंने पहले गा चुके थे ये, लेकिन जब फ़िल्मांकन हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मीना को बुलाना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि फ़ीमेल सिंगर पे वो फ़ीमेल एक्ट्रेस पे फ़िल्माना था, तो तब मैंने गाना गाया था। घुघुती सॉरी घुघुती घुराने लगी म्यारा मेहता की बड़ी बड़ी गिरी तू चहता की बड़ी बड़ी गिरी तू चहता की घुघुती घुराने लगी म्यारा मेहता की बड़ी बड़ी गिरी तू चहता की बड़ी बड़ी गिरी तू चहता की हुरी तू चहता की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक आखिरी सवाल मैम, आखिरी सवाल नहीं, सजेशन आपसे मानना चाहूँगा कि जो नए बच्चे हैं, कई अब वो जो नहीं होता है मास्टर दूसरों के गाने आपके गाने उठा लिए, उनको एक नए वर्ज़न में पेश कर लिया, निकिता के गाने उठा लिए, नए वर्ज़न में पेश कर लिया। कुछ गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो नई रचनाओं को तैयार करें, किस तरीके से वो नए गाने हमारे बीच लाएँ, ताकि ऑटो अवेलेना हमने जो नेगिदा की आवाज़ में सुना, उसे आप चाहे कितना भी नया कर लो, लेकिन जो वो जेम गोल्ड बन चुका है वो हमारे दिमाग में वही बसेगा। तो नए गायकों को मीना राणा का क्या संदेश होगा? हाँ, ये जो नए सिंगर्स गायक जितने भी आए हैं, तो मैं सबको बोलना चाहूँगी कि इन पे समय बर्बाद ना करके अपनी नई कंपोजिशंस पे समय लगाएं, अपना दिमाग, अपना सारी जितनी ऊर्जा है तुम्हारे अंदर वो नए गीत को खोजने में, नई राइटिंग में आप लोग लगाएंगे तो आपके ही काम आएगा वो, है ना। और उनका अच्छा दिमाग का डेवलप तो होगा, दिमाग तो होगा डेवलप, लेकिन उनके अंदर से खुद ब खुद एक लिखने की भी आ जाएगी उनको, एक बिल्कुल होना चाहिए एक आर्टिस्ट के अंदर कि उनको खुद लिखना आए। हमें भी नहीं था पहले, लेकिन अब इतने आर्टिस्टों के साथ गाते हैं तो थोड़ी समझ बन जाती है, उसकी आ जाता परख है आ धीरे जाती धीरे, है। बिल्कुल समझ आ जाती है। तो मैं नए कलाकारों को जितने भी आ रहे हैं कि अपने गीतों को गाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और जो ऐसा कोई गीत लेके मेरे पास भी आता है तो मैं भी उनको मना कर देती हूँ, प्लीज़ ऐसा हम जो गाए हुए गीत को दोबारा क्यों गाएं, है ना। वेरी जो ट्रू, आटा गूंद वेरी चुका उसको ट्रू। दोबारा नहीं गूंदना है ना। तो ऐसा है कि आप नया लाइए और नया बनाइए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हम सब के लिए, सुनने वालों के लिए। जिसने सुना हुआ है पब्लिक ने वो दोबारा सुन के कुछ फ़ायदा नया नहीं उसको है, ज़्यादा कुछ मिलने नया वाला नहीं करो। है उस जी चीज़ को। जी हाँ। आप उन पे रील्स बना लीजिए, आप वो सारी चीज़ें कर लीजिए, बट जब आप एज़ अ सिंगर आपको ये चीज़ हमारे सामने प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो कम से कम उसमें आपका कुछ अपना हो। तो मैम इस इंटरव्यू की जो हम अंत इसका करेंगे, वो हम आपकी आवाज़ के साथ ही करना चाहते हैं। कोई भी गाना जो आपको याद हो, प्लीज़ उसको 2 लाइनें। आजकल एक गाना कुमुला जी और मेरा बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, रील्स भी काफ़ी उसमें अच्छी बन रही हैं, तो सान्यू माँ
उसकी मैं कुछ लाइनें सुना देती हूँ। सान्यू सान्यू मतविनेनु क्या जिकाई, सान्यू सान्यू मतविनेनु क्या जिकाई, जो छा मन मेरो अब मेरो ही निराई, जो छा दिल मेरो अब मेरो ही निराई, आँखों आँखों मातिन क्या जादू चलाई, आँखों आँखों मातिन क्या जादू चलाई, मिते गैला पड़ी अब सुध बुध निराई, मिथे गैला पड़ी अब सुध बुध निराई। बहुत सुंदर मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना सारा टाइम हमें दिया और इतने सारे गाने हमारे लिए गाए, हमारी ऑडियंस के लिए मैं गाया। भी घुघुती को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी और Thank you, ma'am. शुभकामनाएं Thank you very much. कि आप बस यूं ही चहकते रहें हमेशा। शुक्रिया, और थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आई और आपने इतनी सारी बातें अपने ज़िंदगी के बारे में और अपने गानों को लेकर के हमारे साथ शेयर की, और मुझे लग रहा है कि हमारी ऑडियंस भी इस इंटरव्यू को देख करके काफ़ी खुश होगी, क्योंकि मीना राणा को सुनना भी हर कोई चाहता है और जानना भी हर कोई चाहता है। तो आज हमने मीना राणा जी को बुला लिया है, सुना भी होगा आपने और आपने जान भी लिया होगा। तो इसी के साथ इस इंटरव्यू को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपको किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।